एक अद्भुत दोपहर पिंजरा बनकर तैयार था। बाल्थाज़र ने आदतन उसे छज्जे पर टांग दिया। भोजन खत्म करके अभी वह उठा ही था कि सबने कहना शुरू कर दिया कि दुनिया का एक सबसे खूबसूरत पिंजरा है। इतने सारे लोग पिंजरा देखने आए कि घर के बाहर खासी भीड़ जुट गई। बाल्थाज़र को पिंजरा उतारकर दुकान बंद करनी पड़ी। तुम्हें दाढ़ी बनानी चाहिए, उसकी पत्नी उर्सुला बोली। तुम बिल्कुल कैदी लगते हो। भोजन के बाद दाढ़ी बनाना अखरता है, बाल्थाज़र बोला। पिछले 2 हफ्तों में उसने दाढ़ी नहीं बनाई थी। दाढ़ी के छोटे छोटे बाल कड़े खुरदुरे बिल्कुल खच्चर की गर्दन के बालों की तरह आ गए थे। चेहरे पर एक घबराए युवक का सा भाव था। हालांकि यह असलियत नहीं थी। इसी फरवरी वह 30 बरस का हुआ था। बगैर ब्याह या कोई बच्चा पैदा किए पिछले 4 बरसों से वह उर्सुला के साथ रह रहा था। जीवन में एहतियात बरतने की हालांकि कई वजहें थीं, पर घबराने जैसी कोई बात न थी। वह तो यह भी नहीं जानता था कि कुछ लोगों के लिए उसने जो पिंजरा अभी बनाया था वह दुनिया का सबसे खूबसूरत पिंजरा था। वह तो बचपन से ही पिंजरे बनाने में माहिर था, लिहाजा यह या कोई भी पिंजरा बनाना उसके लिए कोई खास मुश्किल नहीं था। अब कुछ देर आराम कर लो, स्त्री बोली। वैसे भी इस दाढ़ी में कहीं जा नहीं सकते हो। जब वह सुस्ता रहा था तो न जाने कितने बार पड़ोसियों को पिंजरा दिखाने के लिए उसे हेमक में से उठना पड़ा। अब तक उर्सुला ने पिंजरे पर खास ध्यान नहीं दिया था। वह पति से नाराज थी क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में वह पिंजरा बनाने के इस तरह लीन था कि उसने कारपेंट्री की दुकान को भी छोड़ रखा था। उसे न खाने की सुध थी और न सोने की। नींद में भी वह करवट बदलता रहता और कुछ घबराता रहता। उसे दाढ़ी बनाते वक्त होश न था, पर उर्सुला ने जब तैयार पिंजरा देखा तो उसका सारा गुस्सा काफुर हो गया। बाल्थाज़र जब झपकी लेकर उठा तो उर्सुला ने उसकी कमीज और पैंट को इस्त्री कर कुर्सी पर करीने से तैयार रखा था। पिंजरे को उठाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। फिर वह चुपचाप पिंजरे को निहारने लगी। इसका कितना लोगे? उसने पूछा। पता नहीं, मैं 30 पैसे तो मांग ही लूंगा। देखे 20 तो मिल ही जाएंगे। तुम्हें 50 मांगने चाहिए। इन 2 हफ्तों में कितनी तो नींद गवाई है। फिर यह पिंजरा कितना बड़ा है। मेरे ख्याल से अब तक अपने जीवन में मैंने इतना बड़ा पिंजरा कभी नहीं देखा है, उर्सुला बोली। बाल्थाज़र दाढ़ी बनाने लगा। तुम्हें लगता है वे मुझे इसके 50 पैसे देंगे? मिस्टर चैंपे, मार्टेल के लिए तो यह कुछ भी नहीं है। फिर पिंजरा इससे कहीं ज्यादा कीमती है। तुम्हें 60 मांगने चाहिए। मकान दम घोटू छाया तले था। अप्रैल माह के शुरुआती दिन थे। झिंगुरों की चटर मटर के कारण उमस को सहन करना खास मुश्किल था। कपड़े पहन लेने के फौरन बाद बाल्थाज़र ने आंगन की ओर खुलने वाला दरवाज़ा खोल दिया ताकि मकान में थोड़ी ठंडक आ जाए। दरवाज़ा खुलते ही बच्चों की टोली डाइनिंग रूम में आ धमकी। खबर फैल चुकी थी। एक बूढ़ा चिकित्सक डॉक्टर ऑक्टेविया गिरलांडो, जो अपने जीवन से हालांकि संतुष्ट था पर अपने पैसे से ऊब चुका था, अपनी अपंग पत्नी के साथ दोपहर को भोजन करते वक्त वह बाल्थाज़र के पिंजरे के बारे में सोचने लगा। गर्मी के दिनों में वह खाने की मेज भीतर बनी छत पर लगा देते थे। छत को गमलों से सजाया गया। वहाँ 2 पिंजरे भी थे जिनमें कनारी चिड़ियाएं थीं। उसकी बीवी को पक्षी खूब पसंद थे, इतने ज़्यादा कि बिल्लियों से महज इसलिए नफरत थी क्योंकि वे पक्षियों को खा जाती हैं। इन्हीं ख्यालों में खोए डॉक्टर उस दोपहर एक मरीज को देखने गए और लौटते वक्त पिंजरा देखने बाल्थाज़र के घर जा पहुँचे।
डाइनिंग रूम में बहुत सारे लोग जमा थे। नुमाइश के लिए पिंजरे को मेज पर रखा गया था। विशाल गुब्बाकार में तार से बने पिंजरे के भीतर 3 खंड थे, जिसमें गलियारे के साथ खाने पीने और सोने के लिए अलग खाने थे, और तो और पक्षियों की उछल कूद के लिए भी एक अलग जगह थी जहां झूले वगैरह टंगे थे। यह बिल्कुल किसी विशाल बर्फ फैक्ट्री का लघु रूप दिखता था। छुए बगैर भी डॉक्टर ध्यान से पिंजरे को मुआयना करने लगा। मन ही मन सोच रहा था कि पिंजरा वाकई इसकी ख्याति से कहीं ज्यादा काबिले तारीफ है। उसकी बीवी के लिए यह सचमुच एक कल्पनित खूबसूरत तोहफा साबित होगा। वाकई यह आपकी कल्पना की शानदार उड़ान है। लोगों की भीड़ में बॉल्तजर को ढूंढते हुए वह बोला, फिर उस पर अपनी मात्र सुलभ निगाहें टिकाकर बोला, तुम एक असाधारण वास्तुशिल्प बन सकते हो। बॉल्तजर के मुख पर लाली छा गई। शुक्रिया, वह बोला। यह बिल्कुल सच है, डॉक्टर बोला। वह सुकुमार ढंग से गोल मटोल व चिकना था, बिल्कुल ऐसी स्त्री की मानिंदी जो अपने जीवन में खूबसूरत रही होगी। हाथ काफी मुलायम थे, आवाज ऐसी मानो कोई पादरी लैटिन बोल रहा हो। कितना खूबसूरत है। इसमें तो पक्षियों को रखने की भी जरूरत नहीं है। पिंजरे को दर्शकों की आंखों के सामने हाथ में गोल फिराते हुए वह यूं बोला मानो उसकी नीलामी कर रहा हो। इसे तो बस किसी पेड़ पर टांग देना चाहिए, यह खुद ब खुद बज उठेगा। उस पिंजरे मेज पर रख दिया। फिर पिंजरे को निहारते हुए पल भर सोच बोला, ठीक है, इसे मैं लेता हूँ, यह बिक चुका है। उर्सुला बोली, यह चेपे मॉन्टियल के बेटे की अमानत है, उसने खास तौर पे बनवाया है। बॉल्तजर बोला। डॉक्टर ने अब इज्जतदार रुख अख्तियार कर लिया। क्या उसने तुम्हें कोई डिजाइन दिया था? नहीं, बस कहा था कि उसे एक बड़ा पिंजरा चाहिए जिसमें पक्षियों का जोड़ा रह सके। डॉक्टर ने पिंजरे को गौर से देखा, पर यह तो पक्षियों के जोड़े के लिए नहीं है। क्यों नहीं डॉक्टर साहब? बॉल्तजर मेज की ओर बढ़ते हुए बोला। बच्चों ने उसे घेर रखा था। हर खाने को पूरी एहतियात से नाप तोल कर बनाया गया है। यह एक सबसे मजबूत किस्म का तार है, हर जोड़ के भीतर और बाहर भी टकाई गई है। वह बोला, यह तो इतना बड़ा है कि इसमें तोता भी आ सकता है। एक बच्चा बीच में बोल पड़ा। हाँ बिल्कुल, बॉल्तजर बोला। डॉक्टर उससे फिर मुखातिब हुआ। यह सब तो ठीक है, पर उसने तुम्हें कोई डिजाइन तो नहीं दिया था? पिंजरा पक्षियों के जोड़े लायक बड़ा हो, इसके सिवा उसने तुम्हें कोई नक्शा या हिदायत तो नहीं दी थी? क्यों, ठीक है ना? हाँ, बॉल्तजर ने हामी भरी। फिर क्या दिक्कत है? डॉक्टर बोला। पक्षियों के लिए एक बड़ा सा पिंजरा बनाना एक बात है और यह पिंजरा अपने आप में दूसरी बात। इसका क्या सबूत है कि यह वही पिंजरा है जो उसने तुम्हें बनाने के लिए कहा था? बॉल्तजर उलझन में पड़ गया और बोला, बेशक यही वह पिंजरा है, इसलिए मैंने इसे बनाया है। डॉक्टर बेचैन हो उठा। तुम और एक पिंजरा बनाकर दे सकते हो। पति की ओर देख उर्सुला बोली। फिर डॉक्टर से बोली, आपको जल्दी तो नहीं है? इसी दोपहर मैंने अपनी बीवी से वादा किया था। डॉक्टर बोला। मुझे अफसोस है डॉक्टर, पर मैं उस चीज को कैसे बेच सकता हूँ जो पहले ही बिक चुकी है। डॉक्टर ने कंधे उचकाए, रुमाल से गर्दन का पसीना पोंछते वक्त चुपचाप एकटक पिंजरे को निहारता रहा। ठीक जैसे ही कोई किनारे से धीरे धीरे दूर खिसकते जहाज को निहारता है, वह तुम्हें इसकी क्या कीमत दे रहा है? जवाब दिए बगैर बॉल्तजर ने उर्सुला की आंखों में झांका। 60 पैसे, वह बोली। डॉक्टर पिंजरे को देखता रहा। वह खूबसूरत है, वाकई बेहद खूबसूरत है। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, फिर मुस्कुराते हुए रुमाल से खुद को हवा करते हुए वह दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मॉन्टेविल काफी अमीर है, उसने सोचा। असल में जोस मॉन्टियल उतना अमीर नहीं था जितना दिखता था, पर ऐसा बनने के लिए वह कुछ भी करने से नहीं चूकता। वहां से कुछ ही मकान दूर साजो सामान से
ठसाठस भरे उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो बेचा ना जा सके। अपने घर में पिंजरे की खबर से वह पूरी तरह बेखबर था। उसकी बीवी जो हर वक्त मृत्यु के सनक से घबराती रहती, भोजन के बाद दरवाजे की ओर खिड़कियां बंद कर पिछले 2 घंटे से कमरे की परछाई पर आंखें टिकाए लेटी थी। जोश मॉन्टेल भोजन के बाद सुस्ता रहा था। कई स्वरों के कोलाहल से वह चौंक पड़ी। उसने बैठक का दरवाजा खोला तो देखा घर के सामने खासी भीड़ जमा थी। भीड़ के बीच साफ सुथरे कपड़ों में ताज़ा तरीन दाढ़ी बनाए बॉल्तज़र पिंजरा उठाए खड़ा था। चेहरे पर विनम्रता और निश्चलता भरा भाव था, जो अमूमन हर गरीब के चेहरे पर होता है जब वह किसी अमीर के घर जाता है। वाह, क्या शानदार चीज़ है! जोश मॉन्टेल की पत्नी अनायास उल्लास से भर बोल पड़ी। उसने बॉल्तज़र को भीतर आने दिया। मैंने अपने जीवन में अब तक ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी है। फिर दरवाजे पर जमा भीड़ खींचते हुए यह बोला, इससे पहले कि यह कमरा दंगल का मैदान बन जाए, तुम इसे भीतर ले आओ। बॉल्तज़र इस घर में अजनबी नहीं था। उसकी कारोबारी ईमानदारी और हुनर की वजह से अक्सर बड़ी गिरी से छुटपुट कामों के लिए उसे बुलाया जाता था, पर अमीरों के बीच वह कभी सहज महसूस नहीं कर पाता था। उनके घरों में वो जैसे ही घुसता, उसके कदम मुश्किल से ही आगे बढ़ते। क्या पेपे घर पर है? उसने पूछा। पिंजरे को उसने डाइनिंग रूम की मेज पर रख दिया था। वह स्कूल गया, जोश मॉन्टेल की बीवी बोली, पर अभी आने ही वाले होंगे। फिर बोली, मॉन्टेल नहा रहे हैं। दरअसल जोश मॉन्टेल अभी ठीक से नहा नहीं पाया था और उसने हड़बड़ी में शरीर को रगड़ा, जिससे जल्दी बाहर आकर देख सके कि माजरा क्या है। वह इस कदर एहतियात बरतने वाला आदमी था कि रात में भी बिजली का पंखा बंद करके सोता, ताकि घर में होने वाली किसी भी आहट या आवाज़ को सुन सके। एडलेडी, क्या हो रहा है? वह भीतर से ही चिल्लाया। बाहर आकर देखो, कितनी अद्भुत चीज है, उसकी पत्नी चिल्लाकर बोली। बालों से भरी देह वाला जोश मॉन्टेल गर्दन पर तौलिया लपेटे शयन कक्ष की खिड़की पर आया। क्या है? पेपे का पिंजरा, बॉल्तज़र ने जवाब दिया। यह सुनकर उसकी बीवी सकते में आ गई। किसका? पेपे का, बॉल्तज़र फिर बोला। फिर जोश मॉन्टेल की ओर मुड़कर बोला, पेपे ने इसका ऑर्डर दिया था। पल भर उसको सांप सूंघ गया। फिर बॉल्तज़र को लगा किसी ने बाथरूम का दरवाज़ा उसकी तरफ झटके से खोला है। जोश मॉन्टेल शयनकक्ष से बाहर आ गया। पेपे, वह चीखा, वह कभी आया नहीं है। जड़ बनी उसकी बीवी फुसफुसाकर बोली। इसी पल पेपे दरवाजे पर दिखाई दिया। वह 12 बरस का था। उसकी पलकें भी माँ की तरह थी और वह भी दयनीय दिखता था। यहाँ आओ, जोश मॉन्टेल बोला। क्या इसका तुमने ऑर्डर दिया है? बच्चे ने सिर झुका लिया। बालों से खींचते हुए जोश मॉन्टेल ने उसका सिर ऊपर उठाया। जवाब दो। बगैर कुछ बोले बच्चा अपने होठ चबाता रहा। मॉन्टेल, उसकी बीवी बुदबुदाई। मॉन्टेल ने बच्चे को छोड़ दिया, फिर गुस्से से बॉल्तज़र की ओर मुड़ा। मुझे बेहद अफसोस है बॉल्तज़र, पर इसे बनाने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। तुम किसी बच्चे के साथ सौदा करने की बात सोच भी कैसे सकते हो? जब वह बोल रहा था तो धीरे धीरे उसके चेहरे की शांति लौट आई। फिर उसने पिंजरा उठाया और उसे देखे बगैर ही बॉल्तज़र को थमा दिया। इसे अभी इसी वक्त ले जाओ और जिसे चाहे बेच दो। मेरी तुमसे बस एक ही गुजारिश है कि इस बाबत मुझसे कोई बहस न करना। फिर उसकी पीठ थपथपाती और सफाई देने लगा। डॉक्टर ने मुझे गुस्से से परहेज करने के लिए कहा है। इस वक्त तक बच्चा निश्चल खड़ा था। पलक झपकाए बगैर हाथ में पिंजरा लिए बॉल्तज़र ने अनिश्चित से उसकी ओर देखा। बालक के कंठ से अचानक कुत्ते के गुर्राने की सी आवाज़ निकली और वह फर्श पर लोट पोट होकर बिलखने लगा।
जोश मॉन्टियल जड़ बना उसे देखता रहा, जबकि माँ उसे संभालने की कोशिश करने लगी। छोड़ दो उसे, कर लेने दो खुद को लहूलुहान। वह समझता है इस तरह वह अपनी मनमानी कर लेगा। बच्चा लगातार चीख बिलख रहा था। माँ ने उसे कलाई से पकड़ रखा था। तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? जोश मॉन्टियल क्रोधित होकर जोर से कहा। बाल्थाज़ार बच्चे को गौर से देखता रहा, मानो बेकाबू हो चुके किसी उग्र जानवर की तीव्र वेदना में मृत्यु से जूझते हुए देख रहा था। शाम के 4 बज चुके थे। इस वक्त उसके घर पर उर्सुला एक बहुत पुराना गीत गुनगुना रही थी और प्याज काट रही थी। पेपे, बाल्थाज़ार ने पुकारा। वह मुस्कुराते हुए बच्चे के करीब गया और पिंजरा उसे पकड़ा दिया। पिंजरा पाते ही बच्चा उछल पड़ा। पिंजरा उसके कद जितना बड़ा था। उसे बाहों में भरकर जाली में से बाल्थाज़ार को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। उसके आंसू थम चुके थे। बाल्थाज़ार, मैं तुम्हें कह ही चुका हूँ कि इसे ले जाओ, जोश मॉन्टियल कोमल स्वर में बोला। बेटे, इसे वापस कर दो, माँ ने बच्चे को आदेश दिया। इसे रख लो, बाल्थाज़ार बोला और फिर जोश मॉन्टियल की ओर मुखातिब होकर बोला, आखिर मैंने इसे उसी के लिए तो बनाया था। जोश मॉन्टियल बैठक तक उसके पीछे पीछे आया। मूर्ख मत बनो बाल्थाज़ार, उसका रास्ता रोक, मॉन्टियल बोला। फर्नीचर का यह नमूना ले जाओ और बेवकूफ़ी मत करो। मैं तुम्हें इसके लिए 1 कौड़ी तक नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, मैंने पेपे को उपहार देने के लिए ही बनाया है। उसकी कीमत वसूलने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बाल्थाज़ार बोला। जब बाल्थाज़ार दरवाजे पर जमा भीड़ के बीच से गुजर रहा था तो जोश मॉन्टियल अपने कमरे में खड़ा बड़बड़ाता जा रहा था। वह पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें सुर्ख होने लगी थी। बेवकूफ़ कहीं का, वह चिल्ला रहा था। अपना यह झुंझुना यहाँ से उठाकर चलते बनो। हमें इस घर में किसी से हुक्म लेने की ज़रूरत नहीं है, सुअर का बच्चा। संघ के हॉल में सबने बाल्थाज़ार का सम्मान से खड़े होकर स्वागत किया। उस पल तक वह बस सोच रहा था कि उसने अब तक का सबसे बेहतरीन पिंजरा बनाया है, जिसे उसने जोश मॉन्टियल के बेटे को देना मुनासिब समझा ताकि वह रोना बंद कर दे। उसके लिए यह सबका खास महत्व नहीं था, पर अब उसे समझ आया कि बहुत सारे लोगों के लिए इसका कितना महत्व है। यह सोच वह उत्तेजना से भर उठा। हाँ, तो उन्होंने पिंजरे के 50 पैसे दिए, नहीं 60, बाल्थाज़ार बोला। तुम्हें तो 100% अंक मिलने चाहिए, कोई बोला। तुम ही हो जो मिस्टर चेपे मॉन्टियल से इतनी बड़ी रकम हासिल करने में कामयाब हो सके। हमें जश्न मनाना चाहिए, कोई इसके लिए बियर ले आए। और फिर बाल्थाज़ार ने भी सबको बियर पिलाई। यह पहली मर्तबा था जब उसने पी थी, लिहाजा शाम ढलने तक उस पर नशा तारी हो चुका था। वह अनशन बोलने लगा। 1000 पिंजरों की शानदार तरकीबें उसे सूझने लगी। हर एक पिंजरा 60 पैसे में, और फिर लाखों पिंजरे और लाखों रुपयों का कारोबार। इन अमीर लोगों के मरने से पहले इनको बेचने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें बनानी होंगी। नशे में धुत वह बोलता चला जा रहा था। ये सभी बीमार लोग हैं, मृत्यु की दहलीज पर खड़े हैं। उनके दिमाग इस कदर थक चुके हैं कि गुस्सा करने तक की ताकत नहीं बची है। 2 घंटे तक वह ज्यूक बॉक्स, मनपसंद रिकॉर्डर बजाने का मशीन में पैसा डालता रहा, जो बिना रुके बचता जा रहा था। सभी ने बाल्थाज़ार के खुशहाल, समृद्ध व स्वस्थ जीवन की दुआएं दी, पर भोजन के वक्त एक एक कर सभी चले गए। हॉल में वह अकेला रह गया। तले गोश्त को प्याज के पतले टुकड़ों से तस्तरी में सजाकर उर्सुला 8 बजे तक उसकी राह तकती रही। किसी ने उसे बताया कि खुशी में डूबा उसका पति सबको बियर पिला रहा है। उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बाल्थाज़ार कभी नशे में धुत नहीं हुआ था। आधी रात के करीब जब वह सोने लगी,
उस वक्त बॉल्तजर रोशनी वाले एक कमरे में था जहां छोटी मोटी मेज़ों के इर्द गिर्द 4-5 कुर्सियां रखी थी। बाहर एक डांस फ्लोर था जहां जलबख्शी विचर रहे थे। उसका चेहरा मलिन पड़ चुका था, एक कदम भी आगे बढ़ना मुमकिन न था। ख्यालों में उसे लगा 2 स्त्रियों के साथ वह बिस्तर में लेटना चाहता है। उसने इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया था कि उसे अपनी घड़ी गिरवी रखनी पड़ी, जिससे पैसा चुकाकर अगले दिन छुड़ाने का वादा किया था। अगले ही पल गली में हाथ पैर फैलाए वह गिर पड़ा था। उसे लगा उसके जूते उतारे जा रहे हैं, मगर वह अपने जीवन के इस सबसे खूबसूरत स्वप्न को खोना नहीं चाहता था। 5 बजे की इबादत के लिए गिरजाघर जाने वाली स्त्रियों ने यह सोचा कि वह मर चुका है, उसकी ओर नज़र उठाने की हिम्मत तक नहीं की। धन्यवाद।